नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नव विक्रम सिंह। अक्सर हमने अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपना घर, कारोबार बहुत अच्छे से चलाते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। वे अपने बारे में अच्छे से बात कर पाते हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिख पाते। जहां उनके नाम लिखने की ज़रूरत होती है तो उनके पास अपना अंगूठा लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अक्षर ज्ञान न होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कई अवसरों में चूक जाते हैं। सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीते रविवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिरकत की। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम साक्षरता के लिए शुरू की गई पहलों पर बात करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा जी, जो कि स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता की जिम्मेदारी निभा रही हैं। साथ ही मौजूद हैं एनसीईआरटी में नेशनल लिटरेसी सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर उषा शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है संसद टीवी पर। उषा जी, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा, एनईपी से जुड़ा हुआ। एनईपी में कई प्रावधान किए गए और ख़ास तौर पर साक्षरता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। तो साक्षरता, एनईपी के जो प्रावधान हैं साक्षरता को लेकर, उसमें हम कितना कामयाब हुए हैं? एनईपी के अमल में हम कितना कामयाब हुए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो अध्याय 21 है वो पूरी तरह से समर्पित है प्रौढ़ शिक्षा, जिसका नाम हम अब कहते हैं सभी के लिए शिक्षा। ये जो पॉलिसी है वो कहती है कि अब हम केवल पढ़ना लिखना सीखने की बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिसी 5 कंपोनेंट्स की बात करती है, जिसमें से हम बुनियादी साक्षरता संख्या बोध की बात करते हैं, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की, यानी कि अगर आप एक बार बुनियादी साक्षरता को हासिल कर चुके हैं तो हम उसके बाद आगे और भी पढ़ सकते हैं। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की बात करती है ये पॉलिसी, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और साथ साथ वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करती है। तो ये पॉलिसी पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ 4 और महत्वपूर्ण कौशलों की बात करती है। दूसरा, इसमें जो हमें लक्ष्य दिया गया है वो दिया गया है 2030 तक पूर्ण साक्षर भारत का लक्ष्य है, इसे हमें हासिल करना होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम अब 2 तरह से पढ़ना लिखना सीखने की बात कर रहे हैं। हम हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस भी तरीके से हमारे पास सुविधाएं हैं, सहूलियत है, देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनके हिसाब से और जो सुदूर में क्षेत्र हैं उनके हिसाब से, यानी कि लर्नर और वॉलंटियर टीचर जहां हैं, जिस स्थिति में है और जो उनके पास एक सहूलियत भरा रास्ता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो इस अपने हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी लगातार बात करती है। वॉलंटियर बेसिस पर हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, इसके साथ साथ जो हमारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जहां विद्यार्थी शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, तो हम न केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। समुदाय की अपनी भागीदारी तो स्वयं में सिद्ध है। मैम, अर्चना जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि कई अभियान चलाए गए साक्षरता को लेकर। 80 के दशक में चलाया गया, 90 के दशक में चलाया गया, उल्लास, ये बाकी जो कार्यक्रम चलाए गए सरकार के ज़रिए, ये अपने आप में कितना अलग है? जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, मैं उसमें थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहती हूँ कि इसमें बड़े क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि साक्षरता से किस तरह एक प्रति व्यक्ति आय और देश की जीडीपी कनेक्टेड है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को साथ लेकर चलें और सभी शिक्षित हों, उससे देश का भी विकास होगा, जीडीपी बढ़ती है और सभी लोग देश की समृद्धि में हिस्सा ले सकते हैं। जो जितना कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिखने से वो अवश्य बढ़ती है। और दूसरा, जैसे कि इन्होंने कहा, सहभागिता और वॉलंटियरिज्म भी बड़ी क्लियरली पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इसका उपयोग किया जाए और एक कमिटमेंट दिया है कि हम एक नई स्कीम लाएंगे जो कि जिससे प्रतिबद्धता हमारी हो कि 2030 तक हम पूर्ण साक्षर भारत बना सके। तो जैसे कि आपने पूछा कि पहले कई स्कीम्स आई हुई हैं, जैसे साक्षरता मिशन कई साल चला था, उसके बाद में 2018 से कोई स्कीम स्पेसिफिकली साक्षरता के लिए नहीं थी। तो इसीलिए अब कोविड आने के बाद में उल्लास स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और उल्लास इंग्लिश में एक एक्रोनिम है जो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी।
सो ये एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं हम। अब उसको प्रौढ़ शिक्षा नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब हम 15 से ऊपर की एज के कवर कर रहे हैं। तो इसमें और कई नए कंपोनेंट्स हैं उल्लास स्कीम में, जैसे कि हाइब्रिड मोड में रन कर रहे हैं हम इसको उल्लास ऐप के द्वारा, और प्लस ट्रेडिशनल मेथड जो है स्लेट और पेपर पेन के माध्यम से। दूसरा वॉलंटियरिज्म है कि इसमें कोई पेमेंट नहीं है किसी को पढ़ाने के लिए, स्वयं से मोटिवेट होके स्टूडेंट्स और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स इसमें आगे आ रहे हैं। और जी बिल्कुल, जैसे मैं उषा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि तमाम उपलब्धियाँ रही हैं, उल्लास कई मायने में बाकी कार्यक्रमों से अलग है, लेकिन इसके आगे की राह मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आगे की राह है? और 2 वर्ष चूँकि हुए हैं इसे, तो क्या बड़ी उपलब्धियाँ आप मानती हैं 2 वर्षों में उल्लास के कार्यक्रम की? इन 2 वर्षों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, तो भारत ने अपने लिए साक्षरता की एक परिभाषा सुनिश्चित की है। मुझे लगता है कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमने स्वयं के लिए अपने संदर्भों को ध्यान में रखकर, अपने लर्नर्स, वॉलंटियर टीचर और अपने जो लक्ष्य हैं उन सब को ध्यान में रखकर अपने लिए एक परिभाषा तय की है। हम ये जानते हैं कि हम जब किसी भी पॉलिसी का निर्माण करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन की या क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो हम राज्यों को लगातार सपोर्ट करते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं, एक तो उल्लास ऐप है अपने आप में, जिसमें हम लर्नर्स और वॉलंटियर टीचर्स के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं ताकि वो मैपिंग भी हो सके, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, वो एक जगह पर आ सके। दूसरी जो उपलब्धि है, जब हम पढ़ना लिखना सीखने की बात करते हैं तो यकीनन हमें संसाधन सामग्री के निर्माण की भी चिंता रहती है। तो ये सबसे बड़ा सरोकार है कि बुनियादी साक्षरता संख्या बोध यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हासिल करने के लिए हमें संसाधन सामग्री की ज़रूरत है। तो लगातार एनसीईआरटी ने राज्यों को सपोर्ट किया, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और हर राज्य ने अपनी अपनी भाषाओं के लिए अपने समाज सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइमर्स बनाए हैं, और उस प्राइमर का नाम है उल्लास। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, जहां हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, हम फिनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो इसके लिए भी हमने और रिसोर्स मटेरियल बनाए हैं। ये एक समावेशी सोच को भी इंगित करता है। तो हम केवल प्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं कि हम प्रिंट फॉर्म में लेकर आएंगे, हम नॉन प्रिंट की तरफ भी लगातार जा रहे हैं, और नॉन प्रिंट में भी हम ऑडियो और वीडियो की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी हो और मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कैसे कर सकें, तो इसके लिए हमने एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं। ये हमारे पास ऑडियो वीडियो का एक ज़रिया है। इसी एनिमेटेड फिल्म को हम 22 भाषाओं में भी लेकर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की भी बहुत सारी बुक्स बनाई हैं, स्टोरी बुक्स बनाई हैं, जो बहुत सरल भाषा में है, और उसे हम ब्रेल में भी लेकर आए हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक तरफ तो बुनियादी साक्षरता तो हमको हासिल करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के कंपोनेंट हैं उनके ज़रिए हम पढ़ना लिखने की बात भी करते हैं। तो ये कहीं ये तय नहीं हो पाएगा कि पहले आप पढ़ना लिखना सीखिए उसके बाद हम बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर आपका पढ़ने लिखने पर अधिकार नहीं भी हासिल हो पाया अभी, तो भी आप ऑडियो वीडियो के ज़रिए क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के कंपोनेंट को एड्रेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। लेकिन एक और बात की अर्चना जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि जो गांव और शहर के बीच की खाई है उसे पाटने की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति अगर साक्षर है वो किसी निरक्षर व्यक्ति की जिम्मेदारी ले, उसे साक्षर बनाने की जिम्मेदारी ले, तो एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जन भागीदारी को कितना अहम मानती हैं आप 100% शिक्षा के लिए? ये जो उल्लास स्कीम है, ये इसका एक मूलभूत जो सफलता का आधार होगा वो जन आंदोलन के रूप में ही होगा जी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी लोग, जब आप देखते हैं यदि आपके आसपास कोई निरक्षर है तो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगता है कि आपके घर में कोई मेड है या आप जिसे सब्जी ले रहे हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है। तो हम एक उस मोटिवेशन को जागृत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक, चाहे उपराष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में कहा कि हर एक यदि सोच ले कि वो एक को पढ़ा ले, तो देश की जनसंख्या में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उससे कहीं कम निरक्षर लोग हैं। सो हर एक यदि एक को पढ़ा ले तो ये टारगेट के लिए हमको 2030 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं, 1 साल में ही हो जाएगा।
तो जैसा कि बताया गया है कि उल्लास ऐप के माध्यम से तो हमको राज्यों से ये आ रहा था इशू कि कई जगह कहीं कहीं जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अब हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी चला रहे हैं और वॉलंटियर्स हमारे हर जगह हैं। आप यदि छोटे छोटे गाँव में हम लोग जाके भी देख रहे हैं, मैं स्वयं जैसे झाबुआ गई हूँ, तो इवन ट्राइबल एरियाज़ में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि किस तरह से उनका डिस्ट्रिक्ट या उनका तालुका फुल्ली लिटरेट हो सकता है। इसी क्रम में जैसे लद्दाख ने अभी रिसेंटली जून में अपने आप को फुली लिटरेट डिक्लेयर किया है, वो पहली ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। सो हमारी नई डेफिनेशन के हिसाब से 95% यदि लिटरेट हैं लोग तो वो 100% लिटरेट माना जाएगा। तो लद्दाख ने 97% अचीव कर लिया है और ये इन 2 सालों की उपलब्धि ऐसी है कि इसी साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 7 से 8 और राज्य पूर्ण साक्षर अपने आप को घोषित कर लेंगे। जो उल्लास ऐप है उसके ऊपर अब तक 1 साल पहले वो लॉन्च हुआ था माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एनिवर्सरी के दिन। तो तब से 1 साल में उसमें 1,57,00,000 से अधिक लर्नर्स और 37 लाख से अधिक वॉलंटियर्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। और अब तक की जो 3 परीक्षाएं हुई है साक्षरता के लिए, उसमें 77 लाख लोगों ने भाग लिया है और 90% लोग उसमें से पूर्ण साक्षर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। उषा जी, मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि गरीबी और निरक्षरता लगभग आसपास चलते हैं और दूर दराज के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ जो सरकार की सहूलियत हैं वो पहुँचने में थोड़ा मुश्किल होती है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल आ जाता है। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो शहरी इलाकों में या जहाँ मुनाफा होता है कई बार उन इलाकों में तरजीह देते हैं। तो ऐसे में जो कि अछूते इलाके हैं, सरकार जहां अपनी योजनाओं का अभी तक अमल नहीं कर पाई है, उन तक पहुंच बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उन तक पहुंच बनाने के लिए हम अंततः राज्यों को ही सपोर्ट करते हैं और सबसे पहले ये ज़रूरी है इस पूरी स्कीम के गहराइयों को समझना, उसके जो नुआंसेस हैं उनको समझना, यानी कि उस स्कीम की बारीकियों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लक्ष्य हमारे सामने है और अंततः हमें अपने समाज, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके क्रियान्वयन की नीतियों को बनाने की आवश्यकता है। तो मैं विशेष रूप से यहाँ उदाहरण लेना चाहूँगी छत्तीसगढ़ का, जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी DCL का निर्माण किया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर लिटरेसी। तो अभी हम नेशनल लेवल पे नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी और स्टेट लेवल पर हम SCL यानी कि स्टेट सेंटर फॉर लिटरेसी की बात भी कर रहे हैं। तो लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का एक और उदाहरण हमारे सामने है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचे हैं और हम ये लगातार कोशिश करते हैं कि जो सुदूर क्षेत्र हैं हमारे भारत के, यानी कि भारत के अंतिम हिस्से, अंतिम गांव, अंतिम लर्नर और अंतिम वॉलंटियर टीचर तक पहुंचने का रास्ता वॉलंटियर के माध्यम से होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन तक अपनी पहुंच बनाएं। ये अभी कल ही हमारा एक उल्लास चैनल नंबर 14 वो लॉन्च हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से हम सुदूर क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। हम कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से भी अपनी पहुंच बना सकेंगे, यानी कि जिस भी तरह के सोशल मीडिया हमारे पास उपलब्ध हैं उन सब के माध्यम से अपनी पहुंच बनाएंगे। यहाँ मैं विशेष रूप से एक और बात का जिक्र करना चाहूँगी। हमने जैसे बताया कि हमने राज्य को अकादमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है प्राइमर्स बनाने के लिए। तो हमने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त हमने 4 भाषाओं में भी प्राइमर बनाने में सहयोग दिया है, जिसमें मेघालय की अपनी 2 भाषाएं हैं, खासी और गारो, और मिज़ोरम की मिज़ो लैंग्वेज है, त्रिपुरा की कोक बोरोक है, तो और अंग्रेज़ी। तो हमने इन भाषाओं के लिए भी लगातार काम किया है। तो हम ये चाहते हैं लगातार कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें ही ऐसा रिसोर्स मटेरियल बनाया जाए और वो राज्यों के जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाए। राज्यों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनमें जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप हैं जो अंततः राज्यों में इस पूरी नीति का क्रियान्वयन करने में अपनी सबसे पहले योगदान देंगे, तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी हम लगातार कर रहे हैं। तो इस तरह से हर जरिए से या हर माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हम अंतिम गाँव तक, अंतिम क्षेत्र तक और अंतिम लर्नर वॉलंटियर तक अपनी पहुँच बना सकें। लेकिन इसी में एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा मैं कि NEP में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। तो हम अगर NEP के परिणाम, क्योंकि कई राज्य अभी तक अमल करने की स्थिति में नहीं है NEP की, ये भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन एक बड़े हिस्से में उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो
जो NEP के क्या परिणाम सामने आने लगे हैं, जो मातृभाषा में जो शिक्षा है उसके जो फिलहाल जहां वो अमल की गई है उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा परिणाम ये आया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि हम एक तरफ बुनियादी साक्षरता और संख्या बोध की बात कर रहे हैं, उसमें प्राइमर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो भारत की और अलग अलग क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं हम उसमें भी बात कर रहे हैं। और हम जब वॉलंटियर टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हम मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट को, या जो मल्टीलिंगुअलिज्म है या बहुभाषावाद है, ये हमारा एक मेजर सरोकार है, मेजर कंसर्न है। क्योंकि आप लर्नर की भाषा में जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मातृभाषा है, ये जो स्थानीय भाषा है, इसमें हम क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के कंपोनेंट को लेके आएंगे, इसमें बातचीत भी होगी, वो अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन अंततः हमें राज्य की जो भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमें उस तक तो आना ही होगा। तो हम जिस तरह से बच्चों की भाषा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज, हम अडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये बात करते हैं कि उनके स्थानीय भाषाओं से हम जो राज्य की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जिसमें बैंक का काम होता है, जिसमें पोस्ट ऑफिस का काम होता है, या जो और तमाम तरह का जो बाज़ार है उसका काम होता है, या जो डिजिटल दुनिया है उसमें काम होता है, तो उस तक अपनी पहुंच बनाना ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल। मैं अर्चना जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हम मातृभाषा की एक तरफ बात कर रहे हैं लेकिन बहुभाषावाद पर भी जोर दिया जा रहा है, तो मैं समझना चाहूँगा ये अपने आप में कितना अहम है कि, और ये छात्रों के लिए या फिर जो भी भाषा दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, कितनी अहम पहल है मंत्रालय की तरफ से? ये आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। सो हम थोड़ा सा उल्लास से हटके यदि देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसमें वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स और फोकस जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म पे है। और ये अब हर तरह की रिसर्च से प्रूव हुआ है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह से फर्स्ट लैंग्वेज में सीखता है, जो वो अपने घर पे माँ से सुनता है। उसके बाद में वो सेकेंड लैंग्वेज ट्रांजिशन, जैसा कि उषा जी ने बताया। तो इस बार पहली बार शिक्षा नीति में जो पहली कक्षा के पहले के 3 साल हैं बाल वाटिका, वो भी एक कंटिन्यूम में ऐड किए गए। तो अब स्कूल को 12 साल का ना मान के 15 साल का मानते हैं, 3 साल बिफोर क्लास 1 एंड उसके बाद में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में। तो उस वाले एज ग्रुप के लिए NCERT द्वारा ही जो 129 बोलियां और भाषाएं यूज़ होती हैं बियॉन्ड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें से 79 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी प्राइमर्स बन चुके हैं। तो वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए उनकी अपनी भाषा में, उसमें छोटे छोटे 10,000 लोग ही जो भाषा बोल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो यही वाले प्राइमर्स हम लोग एडल्ट एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट बहुभाषावाद यदि आप 3 लैंग्वेज फार्मूला पूछ रहे हैं, तो उसमें भी जो है कि 2 लैंग्वेजेस जो बच्चे पढ़ेंगे, एक अपनी भाषा और एक और भारतीय भाषा, तो वो रोल आउट हो रहा है जी। और अगर हम बात करें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस मनाया गया उसकी भी थीम बहुभाषा से जुड़ी हुई थी, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना अहम है अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस ये मनाया जाता है साक्षरता को लेकर, ये कितना बड़ा संदेश देता है देश को या फिर पूरी दुनिया को? ये जो प्रोग्राम है ये 1967 में जो एक यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, तब से ये क्लैरियन कॉल दिया गया है और ये 68 से हर साल मनाया जाता है। भारत में भी ये 2017 तक मनाया गया था और अब 7 साल बाद इसको हम लोगों ने फिर से रिवाइव किया है, और इतने बड़े स्तर पे जिसमें उपराष्ट्रपति जी ने ग्रेस किया ओकेजन को और माननीय राज्य मंत्री भी थे उसमें। तो ये इससे एक फिर से एक माहौल बनेगा कि पूर्ण साक्षरता की और हमको किस तरह जाना है। यूनेस्को के इसके बीच में आने से ये हो जाता है कि एक उपयोगिता पता लगती है कि सिर्फ एक नेशनल टारगेट नहीं है, बल्कि एक वैश्विक एज अ फंडामेंटल राइट वैश्विक रूप से भी उतना ही व्यापक है। तो इनफैक्ट अभी इस समय कैमरून में मीटिंग चल रही है जो यूनेस्को की ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गया है। सो वो भारत का परिप्रेक्ष्य वहाँ रखेगा। तो सिर्फ देश की बात नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की बात। अर्चना जी, एक और सवाल, क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले बोला था कि लद्दाख में लगभग 100% के करीब हम पहुँच गए, 100% हो चुका है जो साक्षरता दर है। लद्दाख एक ट्रांस हिमालयन रीजन का इलाका है, बड़ा दूर दराज का इलाका है।
ये क्या केस स्टडी के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि जब हम इतने दूर दराज के इलाके में करा सकते हैं तो हम ख़ास तौर पर मैदानी इलाके जहां अभी भी जो निरक्षरता है उसको ख़त्म कर सकें? इनफैक्ट आपने बहुत ही बढ़िया बात की है, ये हम एग्जैक्टली यही कर भी रहे हैं। और लद्दाख में जो उन्होंने स्पेसिफिकली किया था कि उन्होंने दूर दराज के राज्यों में भी जाके अपने सर्वेयर्स को और एक एक नॉन लिटरेट को उन्होंने चिन्हित किया सर्वे में और फिर उनको टारगेटेड लर्निंग दी है। तो हमारे पास जो उनकी पिक्चर्स आती थी या हमारे लोग भी जाके देखे हैं, बर्फ़ में भी महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि पढ़ने की एक बार आपको अलग जगनी चाहिए, लगन जागनी चाहिए। तो ये जो मैं 7-8 राज्य बताएं जो पूर्ण साक्षर होने वाले, ये वही हैं जहाँ पे वो लोग एक एक को सर्वे में ले पाए। जो बड़े राज्य हैं जिसमें निरक्षरता भी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ हमारी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मोड वही यूज़ करना है कि सर्वे में सभी को चिन्हित करना पहले आवश्यक है। बिल्कुल। उषा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी डिजिटल लिटरेसी का जिक्र किया था, उसमें भी एक असमानता है डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि आज के दौर में जब हम AI की दुनिया में आ चुके हैं, नए बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में डिजिटल लिटरेसी और ख़ास तौर पर ऐसी साक्षरता जो कि लोगों के लिए सकारात्मक हो, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब डिजिटल दुनिया के डिजिटल डिवाइसेस हमारी दुनिया में कदम रखते हैं तो वो बहुत सारी सहूलियतों के साथ कुछ कुछ खतरे भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप उस मोबाइल का भी सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो हम जानते हैं कि मोबाइल का हम जो ज़्यादातर प्रयोग है वो कॉल करने के लिए या मैसेज करने के लिए, मैसेज देखने के लिए करते हैं। लेकिन अब हम डिजिटल पेमेंट की बात भी कर रहे हैं और हम व्हाट्सएप की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है और न जाने ऐसे कौन कौन से तमाम और दूसरे प्लेटफॉर्म हमारे सामने ज्ञान का भंडार या ज्ञान का विस्फोट लेकर आते हैं। लेकिन अगर इस जानकारी को, इन सहूलियतों को हम सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो ये सहूलियत हम सब के लिए खतरा पैदा करती है। तो हम एक उदाहरण लेना चाहते हैं। हमने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई है जिसका नाम है मोबाइल है सही। तो हमने मोबाइल है सही को, उसका इस्तेमाल कैसे होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है और वो कहता है कि आपका इतना बड़ा अवार्ड निकला है, आपको इतने पैसे इनाम में दिए जा रहे हैं, अपने बैंक के डिटेल्स हमसे साझा कीजिए, तो हमने उस फिल्म में दिखाया है कि ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बैंक के डिटेल्स साझा नहीं करने हैं। OTP पूछा जाएगा तो वो OTP भी शेयर नहीं करना है। तो हमें लगता है कि सहूलियतों के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए खतरे हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे रहे हैं। बस उनको संभालने की ज़रूरत है और क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के लिए हमने कभी आवेदन नहीं किया है, हमारे पास ये मैसेज आते हैं हमारे फ़ोन पर कि आपका इतना लाख का लोन अप्रूव हो गया है और आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और ये ले लीजिए। तो हमें लगता है कि ये डिजिटल दुनिया को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपनी अलग अलग मीडियम के तौर पर हम लर्नर्स के साथ ये बात भी करते हैं और जो हम रिसोर्स मटेरियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी भी ये कहती है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के थ्रू हम पढ़ना लिखना सीखने की बात भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। जी शुक्रिया। अर्चना जी, एक बात समझना चाहूँगा, सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? ख़ास तौर पर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करें, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी कामयाबी मिली है सरकार को अपनी पहलों में। अगर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करें तो उस दिशा में हम किस तरीके के कदम उठा रहे हैं और कितनी कामयाबी हासिल की है? तो ये जो उल्लास स्कीम है ये 2022 से शुरू हुई है और फिलहाल 27 तक के लिए अप्रूव्ड है। तो इसमें जो टारगेट है वो है 1 करोड़ पर ईयर, मतलब कि 5 साल में 5 करोड़। लेकिन क्योंकि हमारी जो निरक्षर पॉपुलेशन है वो इससे कहीं ज़्यादा है, तो हम लोगों की कोशिश है कि टारगेट्स को हम इससे ज़्यादा अचीव करें। और जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है कि 2030 तक सभी यूथ और जहाँ तक हो सके सभी यूथ लिटरेट हो जाएं, तो हम उस टारगेट को अपने ध्यान में रख के चल रहे हैं। 2030 तक जन जन साक्षर करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि ख़ास तौर पर कहते हैं कि अगर परिवार में महिला साक्षर है तो फिर एक पूरा परिवार एक तरह से साक्षर हो जाता है। हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, दुनिया में भी कम है, लेकिन हमारे देश में भी महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर महिलाओं की बात करें, मैं आपके लिए कुछ फिगर्स भी लाई हूँ।
तो जो साक्षरता दर है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब लगभग 12% था, जैसा कि उस दिन उपराष्ट्रपति जी ने भी जिक्र किया है। अब वो बढ़ के 80.3% हो गया है, जो हमारा लेटेस्ट PLFS सर्वे की फिगर है 22-23 की। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। इसमें से यदि हम मेल देखें तो वो 86.2% है और फीमेल 74.2% है। ये गैप जो उस समय पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ह्यूज था, वो अब मेयरली रह गया है 12%। हालांकि रूरल में देखा जाए तो रूरल फीमेल लिटरेसी रेट अभी भी 70% है। सो हमारा फोकस उसी तरफ है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि एक महिला यदि पढ़ी लिखी है तो अपना परिवार और अपनी कम्युनिटी को भी शिक्षित करने की तरफ इच्छुक रहती है। और ये हमारे एक्सपीरियंस में लगातार बात सामने भी आ रही है। जब महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं तो वो हमें बताती हैं कि अब वो PTM में जाती हैं और गर्व से बताती हैं, पूछती हैं कि बताइए मेरे बच्चे ने क्या किया। तो वो तो है ही। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की बात है तो ये एक मुद्दा आ रहा था कि पेमेंट के बिना कोई ये काम क्यों करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब उनको और मोटिवेट करने के लिए UGC, AICT और NCT जो टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन सभी ने अपने उसमें क्रेडिट्स का प्रावधान किया है। वो रोल आउट होना है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक जाना है, तो बच्चों को क्रेडिट जब मिलेगा तो वो भी उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। और सबसे पहले जो हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं वो अपने परिवार की महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं। तो बच्चे 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के लगातार वो लोग जुड़ रहे हैं और उनको भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि उन्होंने अपने घर की महिलाओं को शिक्षित कर दिया। तो ये आंदोलन तो आएगा। जी उषा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति ने भी कहा, मेक एटलीस्ट 1% लिटरेट, ये जन भागीदारी के लिए ही कहा उन्होंने। अगर हम विदेशों में बात करें, कम्युनिटी स्कूलिंग जैसा कॉन्सेप्ट होता है, लोग एक पूरे समुदाय को या फिर आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं, साक्षर होते हैं, नए ज्ञान लेते हैं। तो इस तरीके की जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे आगे? जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो है कर्तव्य बोध, जो उल्लास की स्कीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब के भीतर वो भाव है, वो करुणा है और कर्तव्य बोध का है, तो हमें लगता है तो फिर हम जन भागीदारी को इस रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व है कि जो मेरा समाज है, मेरा परिवार है, और वो सब साक्षर हो सके, तो फिर मुझे क्रियान्वयन के लिए किसी का इंतज़ार करने की, किसी की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये काम लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और आप उन्हें चाहे कुछ पुरस्कारों से सम्मानित कर सकते हैं, उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको राष्ट्रीय मंच दे सकते हैं। तो ये तरीके भी हम लगातार अपना रहे हैं। जैसे जो अभी हाल में ही हमने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया है, तो दूर दराज के जो वॉलंटियर टीचर्स थे, जो निलिटरेट थे, उनको हमने एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो जब हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हम कार्यक्रम को लगातार बढ़ावा देंगे और हम ये भी बार बार कह रहे हैं कि हर राज्य अपने स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करे। हम पूरा साक्षरता सप्ताह भी मना रहे हैं, तो अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से ये साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं। वो रैलियां निकाल रहे हैं, वो नाटक, लघु नाटिका कर रहे हैं, वो लोकगीत गा रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है। तो जो पूरा समुदाय है वो उल्लसित होकर इस उल्लास के लक्ष्य में अपना योगदान दे रहा है। तो हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्तव्य बोध। जी शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपको भी अपने दायित्व का बोध होना ज़रूरी है। कम से कम एक व्यक्ति के साक्षर करने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।